गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत इतिहास शिक्षक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हमने इतिहास शिक्षक के उत्तरदायित्वों को प्रारंभ किया था। जो टॉपिक हमारा कुछ बीच में अधूरा रहा उसे वापस लेते हैं। इतिहास शिक्षक के उत्तरदायित्वों में हम 3 देख चुके थे। पहला था विद्यालय व समुदाय में संबंध, मधुर संबंध या संबंध स्थापित करने की बात की। दूसरा था प्रभावशाली शिक्षण, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण को शाली बनाना। नेक्स्ट था हमारा छात्रों की विस्तृत जानकारी। छात्रों की विस्तृत जानकारी। फिर इसके बाद आता है शैक्षिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित कार्यक्रमों की व्यवस्थित कार्यक्रम का व्यवस्थित क्रियान्वयन। शैक्षिक कार्यक्रमों का व्यवस्थित क्रियान्वयन। जब हम शैक्षिक प्रक्रिया या शैक्षिक योजना का निर्माण करते हैं तो वो सबसे पहली चीज की योजना एकदम क्रम के अनुसार और व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक पहले उठा लिया, मतलब जिसका संबंध पहले से है उस बिंदु को हमने बाद में लिया और बाद वाले बिंदु को पहले लेके हम पढ़ा रहे हैं, या हम अर्थ को बाद में ले रहे हैं, प्रकार हम पहले ले रहे हैं। ऐसा नहीं, एक व्यवस्थित क्रम और सुनियोजित व्यवस्था होनी चाहिए। हमें टीचिंग एड की जरूरत है, हमारे पास उसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते हमें जरूरत नहीं कि हमको टीचिंग एड की जरूरत है, फिर हम टीचिंग एड ढूंढ रहे हैं, वो नहीं। बकायदा पहले से आपका व्यवस्थित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर उसे प्रदर्शित करना है, प्रदर्शन की भी क्या तरीका रहेगा, छात्रों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, केवल हम करेंगे या छात्रों को किस प्रकार से, क्योंकि अंतः क्रिया का होना बहुत अलग है, तो छात्रों के साथ किस प्रकार से अंतः क्रिया की जा सकेगी, ये सारी चीजें एक तरह से पूरी परफेक्ट योजना तैयार होनी चाहिए। और फिर उसके अनुसार जो हम स्टेप बाय स्टेप जिसको अप्लाई करते हैं या उसको क्रियान्वित करते हैं, वह भी एकदम क्रम के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया लगे, अव्यवस्थित ना लगे। उसके बाद आता है छात्रों की क्षमताओं में का विकास। छात्रों की क्षमताओं का विकास, यानी कि शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि उसका जो भी शिक्षण प्रक्रिया को वो लागू करता है या अप्लाई करता है, शिक्षण कार्य करता है, वो इस तरह से सुव्यवस्थित और
शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है और शिक्षक की संपूर्ण जो शैक्षिक योजना है उसको उसी अनुसार उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, जिससे कि बालक की क्षमताओं का सही ढंग से विकास हो सके। अर्थात शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया सुनियोजित हो, फिर उसी के आधार इस तरह से सुनियोजित हो कि छात्रों की क्षमताओं का विकास हो सके। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो आती है छात्रों के वांछित व्यवहार में परिवर्तन। छात्रों के वांछित व्यवहार में शिक्षा का मुख्य कार्य ही यही है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए। तो जो वांछित व्यवहार है यानी कि जो जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह परिवर्तन बालक में आना चाहिए, अर्थात कि जो हम सिखाना चाहते हैं वह चीज सीखना चाहिए। अर्थात शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह बालक के व्यवहार में एक तरह का योग कहा जाए कि प्रभावी और आवश्यक परिवर्तन जो आना चाहिए, लाना आवश्यक है, वो लाए या उस परिवर्तन को उसमें दिखाई देने लगे, तभी उसका शिक्षण कार्य प्रभावी होगा, उपयोगी होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं कल की बात को पुनः थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि कल हम लोगों ने एक शिक्षक के उत्तरदायित्व में सबसे पहली चीज देखी थी विद्यालय और समुदाय में संबंध। एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि विद्यालय और समुदाय के बीच में घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करें। अब इस संबंध को स्थापित करने के लिए शिक्षक कैसे उत्तरदायित्व है, क्योंकि एक समुदाय और विद्यालय के बीच में जो संबंध स्थापित करने की कड़ी होती है वह शिक्षक होता है, क्योंकि शिक्षक ही है जो प्रत्यक्ष रूप से इधर से विद्यालय से जुड़ा होता है और उधर से अभिभावकों से जुड़ा होता है। विद्यालय से जुड़ा है वो विद्यालय का अंग है, अभिभावक उस समुदाय का अंग है। अभिभावक क्या चाहते हैं, वो उनकी जो मांग है वो समाज समुदाय के अनुकूल होती है, क्योंकि समुदाय में जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं उसी की मांग बढ़ती है। तो शिक्षक बालक भी यही, अभिभावक भी यही चाहते हैं कि हमारा बालक उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला योग्य व्यक्ति बने। तो इसकी आवश्यकता जो है उसका पता अभिभावकों के माध्यम से शिक्षक को लगता है और शिक्षक के माध्यम से विद्यालय प्रशासन को और फिर विद्यालय अपनी जो योजनाएं हैं वो इस तरह से क्रियान्वित करता है कि समुदाय की उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके। विद्यालय क्या चाहता है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार का उसका अनुशासन की कार्यवाही होती है, किस प्रकार के उसके विद्यालय में कार्य करने होते हैं, कौन सा कार्य किस समय होगा, इसकी सूचना अभिभावकों तक अध्यापक के माध्यम से पहुंचती है। अब ये चीज स्पष्ट है कि अध्यापक का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि अभिभावकों की बात को कहना चाहिए कि शांतिपूर्वक सुने और उसके आधार पर बात को सही अर्थों में समझे और सही अर्थों में ही प्रशासन के सामने रखें। वैसे ही विद्यालय या प्रशासन की आवश्यकता या उसकी योजनाओं को अभिभावकों के सामने बिल्कुल सही ढंग से सही रूप में प्रस्तुत करें, जिससे कि अभिभावक उस चीज को समझ सके, विद्यालय के योजनाओं को समझ सके, विद्यालय की आवश्यकताओं को समझ सके और फिर उस हिसाब से अभिभावक विद्यालय को अपना सहयोग प्रदान कर सके। अगर शिक्षक में ये गुण नहीं है कि वो दोनों तरफ की बात को सही ढंग से एक दूसरे को प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो निश्चित एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और एक जो घनिष्ठता आती है उसमें कुछ तनाव उत्पन्न होता है। ये भी कहा जाए कि विरोधात्मक जो विरोधी भावनाएं जब देखने को मिलती है उसके पीछे कारण यही होता है। इसीलिए अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है कि समाज, समुदाय और विद्यालय के बीच के घनिष्ठ संबंध को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सकारात्मक ढंग से निभाए। दूसरी बात की शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, क्योंकि शिक्षण अगर प्रभावशाली नहीं है तो निश्चित है कि बालक रुचि नहीं लेगा और ये निश्चित है कि जब बालक रुचि नहीं लेगा तो उसकी जो विकास की जो आवश्यकता या विकास का जो क्रम वो अवरुद्ध होता है। इसीलिए एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नियमित रूप से इस कहना चाहिए कि अध्ययनोन्मुख रहना आवश्यक, यानी कि उसमें स्टडी की निरंतर आदत रहे कि वह निरंतर रूप से अध्ययन करता रहे, नई
जो भी नए अनुसंधान परिणाम, कोई नई सूचना जो भी आ रही है उसका पता एक शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि जब वो शिक्षण कार्य कर रहा है उस समय बहुत सारे ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता होती है जो कि वर्तमान परिस्थिति को स्पष्ट करने में सहयोग प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण या बच्चे ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये बात हमने सुनी तो इसका किस तरह से निवारण होगा या इसका क्या अर्थ है। अगर शिक्षक अध्ययन व्यवहार का नहीं है, उसे उससे संबंधित पढ़ा ही नहीं है, तो वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा। ऐसे में वह शिक्षक की जो एक तरह से कहा जाए कि छात्र के द्वारा उसे अस्वीकार किया जाने लगेगा, और जब छात्र एक शिक्षक को अस्वीकार करने लगते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि सबसे बड़ा जो आघात पहुंचता है या सबसे बड़ी चोट पहुंचती है वो शिक्षा के पास, क्योंकि शिक्षा का क्रम टूट रहा है। इसीलिए इस क्रम को निरंतर बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हर संभव स्वयं मेहनत करते रहना होगा, अपने व्यावसायिक गुणों का निरंतर रूप से विकास करना होगा, अपनी अध्ययनशीलता का उसका विकास करना होगा, निरंतर अध्ययनशील व्यवहार को अपनाए रखना होगा, और बालकों के साथ जुड़ने के हर तरीकों की जानकारी उसे होनी चाहिए, जिससे कि बालकों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अभी वाले छात्रों की विस्तृत जानकारी का होना भी एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बालक की पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सांस्कृतिक उसकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में अगर शिक्षक को पता नहीं है तो निश्चित है कि जब वह एक छात्र को विद्यालय के अंदर किसी कार्यक्रम में भाग लेने की उसे प्रेरित करता है या कोई प्रोजेक्ट उसको देता है, अगर उसकी पारिवारिक सामाजिक स्थिति का पता नहीं है तो हो सकता है कि हम छात्र पर उस कार्य को करने के लिए दबाव डाल रहे हों जो उसके पारिवारिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल ना हो, या परिवार के द्वारा जिसकी मान्यता या पता है कि सहयोग प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में छात्र की तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में छात्र का विकास होने के बजाय अवरोध उत्पन्न होने लगता है। वहीं पर अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया जाए जिसमें कि आर्थिक संसाधनों की अधिक आवश्यकता है और बालक नहीं जुटा पाता है, तो ये मानकर चलिए कि वह उसमें हीनता की भावना आती है और वो पिछड़ने लगता है। इसीलिए ये तो एक उदाहरण है, तो इसीलिए एक शिक्षक को बालक के विकास के लिए उसकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उसकी पारिवारिक जानकारी, उसकी पारिवारिक शैक्षिक स्तर की जानकारी, संपूर्ण जानकारियां एक शिक्षक के पास होनी चाहिए, जिससे कि वह जब शिक्षण कार्य करता है, छात्र किसी कार्य में उत्तरदायी सुनता है, जिम्मेदारी सुनता है, तो वो इन चीजों का ध्यान रखकर कार्य सौंपे, जिससे कि छात्र यो कहा जाए कि डिमोरलाइज्ड नहीं हो, छात्र हतोत्साहित ना हो, बल्कि उत्साहित होकर किसी कार्य को कर सके। इस हिसाब से इस शिक्षा में एक शिक्षक के उत्तरदायित्व होते हैं, जिनके आधार पर वह एक प्रभावी शिक्षा बन सकता है, शिक्षा को बहुत शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है व्यावसायिक आचार नीति। एक शिक्षक को हर शिक्षक व्यावसायिक आचार नीतियां क्या हो सकती है, हम इसके बारे में
मान्यता प्रदान की जाती है, या ये कहा जाए कि एक शिक्षक के पद के लिए जिस योग्यता को महत्व दिया जाता है उस योग्यता का धारण करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। जैसे कि बीएड, बीएससी, बीपीएड का होना अनिवार्य है। ये डिग्री अगर शिक्षक के पास नहीं है तो वो विद्यालय में एक शिक्षक के पद पर कार्य करने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि एक शिक्षक को विषयगत जानकारी किस तरह से कहाँ से जुटाई जाती है, किस तरह से, क्योंकि एक नियमित जो आप पढ़कर आते हैं तो आप अपने नियमित कक्षाओं में, या यूँ कहा जाए कि बीए, बीएससी में आप एमएससी में जो एमए में जो कुछ आप पढ़ते हैं वो आपका पुस्तकीय ज्ञान होता है। अब उसके आधार पर आप कक्षा में जाकर खड़े होते हैं तो एक बालक को कहा जाए कि एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो छात्रों को तब उस तरह से शिक्षण प्रदान करे कि छात्र को संतुष्टि प्राप्त, यानी कि स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल तक अगर शिक्षक नहीं पहुंचता है तो ये मानकर चलिए कि उस शिक्षक का वहां पर खड़ा होकर पढ़ाने का कोई उसको अधिकार नहीं, क्योंकि छात्रों का संतुष्ट होना अनिवार्य है। अब व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो इस चीज का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कि आपकी जो विषय वस्तु है, बहुत लोगों को होता है कि ज्ञान बहुत अच्छा हो लेकिन छात्रों को नहीं समझा पाते, तो वो किस तरह से खड़े होकर कक्षा से खड़ा कैसे होना है, छात्रों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, अंतःक्रिया करनी है, उन्हें समझाना कैसे है, छात्रों को किस प्रकार से वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, कौन से ऐसे संसाधन है, कौन से ऐसी विधि है, मेथड है जिनके माध्यम से वो छात्रों को अच्छे से पढ़ा सकता है। जब उसको इस चीज का ज्ञान होगा तभी वह एक प्रभावी उपयोग्य शिक्षक बन सकेगा। इसीलिए अनिवार्य है कि उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से एक अच्छा शिक्षक कैसे बन सकता है इसकी जानकारी उसे प्रदान की जाए। नेक्स्ट बात आती है उसे विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। विषय का पूर्ण ज्ञान। अब विषय के ज्ञान की बात आती है कि जिस विषय का अध्यापक है तो निश्चित है कि जैसे इतिहास का शिक्षक है, निश्चित है उसे इतिहास की पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है। ये नहीं है कि केवल असंख्य तथ्यों के आधार पर की जानकारी को भी आप छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इतिहास एक वह विषय है जिसमें बहुत सावधानी पूर्वक सूचनाएं छात्रों तक पहुंचाई जानी चाहिए, और जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उनमें भी इस बात को शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना है कि वो जिस पुस्तक का चयन कर रहा है वो ये तय कर ले कि सबसे पहली चीज तो वो किसने लिखी है, कैसे लिखी है, लिखने के किस तरह के स्रोतों का उपयोग किया गया है, जो तथ्य वहाँ लिखे गए तो उन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए किस प्रकार के स्रोतों को वहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक अच्छी पुस्तक का चयन करें और उसी के आधार पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें, अर्थात कि उसे विषय का खुद को विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसे विषय का अच्छा ज्ञान नहीं होगा सबसे पहली चीज़ तो पुस्तक का सही से चुनाव भी नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज, छात्रों के सामने जब उसको जानकारी अच्छी नहीं है तो वो छात्रों के सामने केवल जो उनकी पुस्तकों में लिखी 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन केवल उसी चीज को एक्सप्लेन कर पाए। छात्रों को समझाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जिस कहना चाहिए कौशल की आवश्यकता होती है और वो एक जो प्रभावी जिस जानकारी की आवश्यकता होती है उस जानकारी का शिक्षक को होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि 4 लाइन लिखी और उन्हीं को 1 से 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया और मैंने पढ़ा दिया, नहीं, चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उससे संबंधित उदाहरण देने होते हैं, उसी विषय की संबंधित उदाहरण होंगे, विषय से संबंधित विषय प्रसंग होंगे जिनको कि छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो जब ये चीजें कब संभव होगी, जब आपको विषय का अच्छा ज्ञान होगा। तो इसीलिए अनिवार्य है कि एक शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना और अनिवार्य है। पूर्ण ज्ञान से मतलब जैसे इतिहास में आप कह सकते हैं कि मैडम इतिहास में तो पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता, बात सही है कि इसमें पूर्ण ज्ञान की पूर्णता कहीं नहीं होती, जीवन पर्यंत वो चलता रहता है, लेकिन जितना आप कक्षा में लेके जा रहे हो उसका इतना आपके पास होना चाहिए, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि छात्रों को आप किसी भी तरह से वह विषय वस्तु समझा पाए, और वो तब भी होगा जब आपको विषय का अच्छा ज्ञान होगा। पूर्ण की जगह हम प्रभावी और एक अच्छा ज्ञान हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसमें व्यवसाय के प्रति निष्ठा।
व्यवसाय के प्रति निष्ठा होना चाहिए। एक शिक्षक जब कक्षा में खड़ा होता है तो उसे इस चीज का पूरी तरह ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर केवल एक दिन की तनख्वाह पक्की करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ जो विषय वस्तु है वह छात्रों को समझ में आनी चाहिए। अगर छात्रों को वो चीज समझ में नहीं आती है तो फिर आपका उस दिन का जो है वो व्यर्थ चला गया, आपका संपूर्ण प्रयास पर व्यर्थ चला गया और इस चीज का आपको अफसोस होना चाहिए। यानी कि आप निष्ठा कब रखेंगे? जब आप पूर्ण प्रयास के साथ में, पूर्ण तैयारी के साथ में जाएंगे। ये चीज शिक्षक में होनी अनिवार्य है, यानी कि निष्ठा, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी का होना बहुत अनिवार्य है। ये नहीं कि बस आज का दिन है, जाना है, काम पूरा करना, वापस आ जाना है। ये जो भावना है वह आपके, यह कहा जाए कि आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या यह कहा जाए कि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। इसीलिए कार्य के प्रति ईमानदारी रखना बहुत अनिवार्य है एक शिक्षक के लिए, तो विशेष रूप से, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही उस बालक का भविष्य आधारित है। और अगर आपने यहाँ पर ईमानदारी नहीं रखी तो निश्चित है कि उस बालक के भविष्य के प्रति आप खिलवाड़ करते हैं या उसके भविष्य को अंधकार की तरफ लेकर जाते हैं। और एक शिक्षक को कोई अधिकार नहीं बनता कि वह किसी बालक के भविष्य को अंधकार में धकेले। इसीलिए एक शिक्षक का ईमानदार या निष्ठावान होना बहुत अनिवार्य है। ईमानदारी होगी तभी वह अपने कार्य के प्रति निष्ठा रख पाएगा और पूरी मेहनत और लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाने का अभ्यास या प्रयास करें। इसीलिए शिक्षक का निष्ठावान होना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट बात जो आती है वह आती है आपकी प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, ठीक है ना। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का होना भी अनिवार्य है एक शिक्षक का, क्योंकि यह नहीं कि खाली थ्योरेटिकल पढ़ा रहा और बात खत्म हो गई, नहीं। जहां संभव है वहां पर प्रयोग करवाएं। प्रयोग से मतलब कि बालक को क्रियाशील रखने के लिए कुछ जो कार्य करके दिखाया जा सकता है, करके सिखाया जा सकता है, तो उसका पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित है कि बालक, क्योंकि कहा यह जाता है कि बालक करके जितना अच्छे से सीखता है उतना सुनकर नहीं सीख पाता है। इसीलिए अनिवार्य है कि जहाँ जिस तरह से जैसे भी संभव है प्रयोग की जहाँ जरूरत है वहाँ पर अनिवार्य रूप से, और प्रशिक्षक को इसका पता होना चाहिए कि प्रयोग कैसे किए जाते हैं। कई बार होता है इतिहास शिक्षक हाथ खड़े कर देते कि इतिहास में तो प्रयोग होते ही नहीं है। निश्चित है कि प्रयोग नहीं होते, लेकिन प्रयोजना होती है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उनको आप बालकों के साथ शेयर करें, बालकों के साथ उसका उपयोग करें, प्रोजेक्ट दे बालकों को, तो वहाँ पर बालक को खुद को जैसे डाटा कलेक्ट करना है, सूचना एकत्रित करना है। जब बालक स्वयं इस कार्य को करेगा तो निश्चित है कि जब स्वयं पढ़ रहा है, स्वयं सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, यानी कि खुद कर रहा है, तो उसे वह चीज याद रहेगी। इसीलिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। क्रियाओं में रुचि। शिक्षक का पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि लेना अनिवार्य है, क्योंकि अगर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि लेता है तो निश्चित है कि अपने छात्रों को उसके लिए वह तत्पर कर पाता। और बालकों के लिए एक तरह से कहा जाए कि हर समय भौतिक ज्ञान को प्राप्त करना, थ्योरेटिकल ज्ञान को प्राप्त करने में थक जाता है, तो ऐसे में उनके लिए एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो एक शिक्षक को उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती है और बालक को किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान भी किस तरह की गतिविधि का आयोजन करके और एक रोचक प्रक्रिया बनाई जा सकती है। शिक्षण के बाद में भी और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी ऐसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जिनका उपयोग करके
और हम बालक के लिए एक विद्यालय का वातावरण जो है शिक्षकों को शिक्षण बनाया सकते हैं या शिक्षा अर्जित करने योग्य वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, या लोग आ जाए कि रुचिकर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए पाठ्यशाला की क्रियाओं की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए और उसमें रुचि भी उसे होनी चाहिए। अगर शिक्षक को रुचि नहीं है तो वो निश्चित है कि इंटरेस्ट नहीं देगा, बालक कहेगा तभी कि शिक्षक रुचि नहीं है, लेकिन शिक्षक को रुचि होगी तभी वो बालकों को भी अपने साथ में इन्वॉल्व करेगा और एक हल्का फुल्का माहौल बनाने में प्रयास करेगा। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूकता। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उद्देश्यों के प्रति, ठीक है ना। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक, क्योंकि उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पता होना अनिवार्य है, और यदि वो शिक्षा के उद्देश्यों का पता नहीं होता है तो निश्चित है कि उसे पता नहीं होगा कि मुझे पढ़ाना क्या है। अगर उसे पता है तो निश्चित है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों का एक शिक्षक को पता होना अनिवार्य है, उनकी जानकारी उसे होना चाहिए कि उद्देश्य कैसे और किस तरह के होते हैं, इसको समझना और उन उद्देश्यों को पहचान पाने की क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो निश्चित है कि उसकी व्यावसायिक कुशलता को पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हम लोगों ने व्यावसायिक आचार नीति को देखा है, कल हम इसके नैतिक मूल्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसके आधार पर जो आपका क्वेश्चन बनता है वह है इतिहास शिक्षक के उत्तरदायित्वों तथा व्यावसायिक आचार नीति को इतिहास शिक्षक के उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक आचार नीति को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।